अच्छा, सो लास्ट टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया कि सीपैप आप किस कंडीशन में लगा सकते हो और किस कंडीशन में नहीं लगा सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेसिक चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब एप्लीकेशन की तरफ हम आएंगे कि एप्लीकेशन हम इसकी कैसे करेंगे। ठीक है। सो ये बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की, लेकिन ये इसमें बार बार रिपीट होंगी ताकि आपको समझ आए। ठीक है। प्रीवियसली a short endotracheal tube was placed into one of the ears and tapped to the face to provide nasopharyngeal tube. CPAP as a snug-fitting set of short binasal prongs is most commonly used as an interface. जब आप एक लगाते हैं ना, तो पहले जमाने में एक शॉर्ट एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज होता था, वो एज ए सीपैप काम करता था। ठीक है। इसके अलावा आपके पास न्यूनेटल मास्क आते हैं। नेजल मास्क आर गेनिंग पॉपुलैरिटी अमंग सम क्लिनिशियंस। इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू अल्टरनेट बिटवीन दीज टू nasal or airway interference. Both devices are effective, but the distincting pressure that provide can be heard when the infant cries or breathe through the माउथ। अब इसमें मुश्किल ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप इसको, मैं आपकी पिक्चर्स आपको मैं दिखा देता हूँ। ये अगर आप देख लें तो ये इसमें क्या है कि इन्फेंट फ्रोन्स विद कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ठीक है। तो ये वाले इंटरफेसेस आप लगा सकते हैं, जिस तरह से हमने ना एडल्ट में डिसाइड किया था कि हम कौन कौन से वो लगाएंगे। अच्छा, इसमें आपके पास बाइनेजल प्रॉन्स होते हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं। दैट इज बेनिफिशियल देन एनपी ट्यूब because they are less invasive and provide a least amount of resistance to gas flow and hence lower imposed resistive work of breathing and facilitate मोबिलाइजेशन एंड ऑरल फीडिंग। ये जो अभी मैंने आपको बताया है ना, तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट मोबिलाइजेशन भी कर सकता है, ऑरल फीड भी ले सकता है। ठीक है। वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी कम होती है, तो ये इसके कुछ फवायद है। इन एडिशन शॉर्ट बायनेजल प्रॉन्स वर फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव देन यूजिंग अ सिंगल NB tube in reducing the rate of reintubation and prematuring units supported with CPAP। क्या मतलब हुआ कि ये जो बायनेजल प्रॉन्स है ना, ये हमारे पास इफेक्टिव है एंड इट कैन help you to provide good oxygenation and maintain the greater ventilation। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि बाइनेजल प्रॉन्स ही नॉर्मली यूज होते हैं। ठीक है। Nasal prongs and mask must be fitted correctly so they do not leak to cause trauma to the patient. Nasal prongs are and masks are usually made of latex-free material such as silicone. ठीक है। Molded into the manifold are attached to one. The prongs are placed just inside the infant nares। चलिए, ये आसान आसान चीजें हैं। If a nasal mask is used instead of prongs, it too must be carefully selected to the proper size and fit. Mask can cause pressure injury to the skin and improperly fitted। जो नेजल मास्क हम यूज करते हैं उसमें फिटिंग का इशू होता है। लेकिन अगर आप बायनेजल वो यूज करते हैं ना ट्यूब्स, तो उसमें फायदा ये होता है प्रॉन्स में कि वो इजीली फिट हो जाते हैं। तो अगर आप इसको देखें, ये इजीली फिट हो जाते हैं इन द नेजल कैविटीज। ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट अबाउट सीपैप हमारे पास क्या है कि सीपैप में फंक्शन प्राइमरली टू रेगुलेट गेज फ्लो ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टू मेंटेन कंसीक्वेंट प्रेशर एट द नेजल एयरवे। आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जब आप सीपैप लगाते हैं? तो ह्यूमिड एंड ह्यूमिडिफाइड ब्लेंडेड गैस सोर्स होना चाहिए, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नेजल इंटरफेस होना चाहिए, सर्किट होना चाहिए एंड प्रेशर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स होने चाहिए कि आपने कितना प्रेशर देखना है, आपने कितना प्रेशर ज्यादा करना है, कम करना है। सो अगर आप इस मशीन को देख लें तो ये आपके पास क्या है, ये इन्फेंट फ्लो साइ पॉजिटिव एयरवे सिस्टम है। इसको हम SIPAP भी कहते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये अभी आगे आ रहा है। तो एक ये वाला सीपैप इसमें यूज हो सकता है। ठीक है, बल्कि यूज हो। अच्छा, इसके अलावा ये मशीन भी आप यूज कर सकते हैं। इसको स्पेसिफिकली इट इज डिजाइंड फॉर द यूनिट्स आर चिल्ड्रन। ठीक है। अच्छा, हाँ, ये भी मॉडर्न फॉर्म है उसका। ठीक है। अच्छा, the tiny vibration or oscillations in the airway pressure created by gas bubbling through the water column may enhance gas exchange and lung recruitment। अब इसकी आपको समझ नहीं आएगी कि असल में tiny vibrations और oscillation in the airway pressure क्या चीज होते हैं। सो जब भी आप प्रेशर देते हैं ना, तो उसमें वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस क्रिएट होते हैं। सो जितने भी आप ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, तो उसकी वजह से गैस एक्सचेंज और लंग रिक्रूटमेंट
इजीली हो जाती है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन की इंक्रीज की वजह से एयरवे में आपका जो गैस एक्सचेंज है एंड लंग रिक्रूटमेंट है वो इम्प्रूव हो सकता है। अच्छा, इनिशियल सेटिंग्स में आप क्या करते हैं? इनिशियल सेटिंग्स में ये है कि इनिशियल प्रेशर आप 4 to 6 जो है ना इसमें सेट करते हैं, ठीक है। सीपैप आर कॉमनली सेट अप अबाउट 4 to 6 एंड द सीपैप लेवल रिक्वायरमेंट आर लाइकली टू फ्लक्चुएट थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। ये फ्लक्चुएट होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एंड द ऑप्टिमल लेवल रिजल्ट इन एडिक्वेट लंग इन्फ्लेशन विदाउट ओवर डिस्टेंडिंग द लंग पैरेन्काइमा। बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपने ओवर डिस्टेंशन नहीं करना, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन में आता है जो अभी आगे आ रहा है। If little clinical improvement is seen, the level is gradually increased to 8 to 10 cm H2O in increment of 1 to 2 cm of H2O। अगर आपने इम्प्रूव करना है तो फिर आपने स्लोली स्लोली इसको ग्रेजुअली आपने क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। चले, अब the response is considered adequate when the required FiO2 is 0.5 or less। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि FiO2 अगर 0.5 से अबव है या उससे जो है ना उससे कम है तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने ये रिस्पॉन्स एडिक्वेट नहीं है, या आपके पास PO2 इज एट लीस्ट 50 mmHg हो, ठीक है। एंड अच्छा, ये 34 असल में रेफरेंस। Adequate oxygenation is usually accompanied by reduced work of breathing, manifested by 30% reduction in the respiratory rate। So अगर आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपका सीपैप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपने FiO2 देखना है, पीएच देखना है, PCO2 देखना है। इसके अलावा फिजिकल साइन में आपने रेस्पिरेटरी रेट देखना है, रिट्रैक्शन, ग्रंटिंग एंड नेजल फ्लेयरिंग देखने हैं। कि इससे आपको अंदाजा होगा कि आपका जो सीपैप है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और इसके अलावा आप चेस्ट रेडियोग्राफ भी ले सकते हैं, तो ये ऑलरेडी इसमें हो। कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास क्या हो सकते हैं, तो ये ऑलरेडी हमने एडल्ट में भी डिस्कस किया था कि अगर आप बहुत ज्यादा सीपैप देते हैं तो उसकी वजह से आपका पल्मोनरी ओवर डिस्टेंशन हो सकता है, दैट कैन लीड टू वीपी मिसमैच, वीक्यू मिसमैच, ठीक है। डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो हो सकता है, इंक्रीज पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस हो सकता है एंड डिक्रीज द कार्डिक आउटपुट। वही सेम मैकेनिज्म है जो हमने एडल्ट में। मार्क ओवर डिस्टेंशन कैन इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग एंड काजिंग CO2 रिटेंशन। एयर लीक सिंड्रोम हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड। अब ये एयर लीक सिंड्रोम सारी चीजें आगे। The clinicians must be aware that the CPAP system can cause abdominal distension। एक तो ये आपके पास लंग्स की ओवर इन्फ्लेशन करेगा, इसके अलावा abdominal distension भी करेगा और gastric insufflation भी करेगा, which can lead to aspiration if not detected or corrected as early। Perforation of GI tract, although rare, are possible। Reference: excess pressure from application device can injure the nose and nasal mucosa and inadequate humidification can contribute to injury। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपके पास लंग में मसला हो रहा है, एयर इन्फ्लेशन हो रही है, ओवर इन्फ्लेशन हो रही है, तो ये ओवर डिस्टेंशन गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन भी हो सकती है। और उस गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन की वजह से आपके पास क्या हो सकता है, एस्पायरेशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर एक्सेसिव प्रेशर आप देते हैं ना, सो आपने जहां पे ये सीपैप वाला ट्यूब लगाया हुआ है या नेजल जो लगाया हुआ है, सो वहां पे भी इंजरी कॉज हो सकती है। और अगर आपके पास ह्यूमिडिफिकेशन वाला पार्ट नहीं है, सो इट विल कंट्रीब्यूट टू द इंजरी। अब नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इन यूनिट्स क्या है, अब इसकी तरफ एनआईवी की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो एनआईवी से यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि बाईपैप, ठीक है। सो एनआईवी इज कॉमनली यूज एज एन इनिशियल फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी सपोर्ट एंड यूनिट आफ्टर एक्सट्यूबेशन फ्रॉम इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन लाइक CPAP। एनआईवी असिस्ट spontaneous breathing patient only and thus neonates with a persistent apnea cannot be supported with a method of। वही बात है कि अगर वो पेशेंट अपना एयरवे मेंटेन नहीं कर रहा तो एनआईवी आप नहीं लगा सकते। Furthermore, not all neonates can be supported by NIV alone and intubation is indicated for severe ventilatory impairment। अगर pH 7.25 से, PCO 260 से, रिफ्रैक्टिव हाइपोक्सीमिया 50 से, सो इसमें फिर एनआईवी भी काम नहीं करेगा, फिर आपने क्या करना है, स्विच करना है इन्वेजिव, ठीक है। अच्छा, नेजल इंटरमिनेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन हमारे पास क्या चीज होती है कि नेजल सिंक्रोनाइज एंड इंटरमिनेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन हमारे पास वहां पे आपका जो है ना वो खत्म।
अब ये क्या है, nasal synchronized and intermittent mandatory ventilation or nasal IMV, ठीक है, is the most commonly used form of NIV in neonates, and pressure control is the most common mode for providing NIV in neonates. Like nasal CPAP, it requires placement of NP tube or snugly fitting nasal prongs or mask. देखें हमने क्या पढ़ा, CPAP लगा सकते हैं, ठीक है, CPAP के बाद NIV लगा सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप नेजल सिंक्रोनाइज्ड IMV लगा सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप क्या लगा सकते हैं, इसको अगर आपने लगाना है तो वही बात आ गई है कि आपने इसको किस चीज पे लगाना है, वही NP ट्यूब पे लगाना, ठीक है, ये इसमें मोड है. In addition to the CPAP effect on the ventilator, the patient's spontaneous breathing are assisted by the patient trigger or machine trigger time cycle positive pressure inflation using a ventilator. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर लेट से आपने CPAP लगाया तो साथ में ये वाला मोड भी लगा दे, तो वो पेशेंट जो ब्रीथिंग कर रहे हैं ना, उसको वो क्या करेगा, असिस्टेड करेगा. पेशेंट ट्रिगर ब्रेथ को वो क्या करेगा, असिस्ट करेगा, और वो अगर मशीन ब्रेथ को या जो भी है तो उसको वो असिस्ट करेगा ताकि उसको हेल्प मिल सके. Although ventilators equipped with proximal flow sensor have been used for the patient trigger NMIMV, appropriate trigger is difficult to obtain because of the large leaks can occur between the patient airway and the nasal interface. क्योंकि आप इतनी ज्यादा सारी चीजें आप लगा रहे हैं, CPAP भी है, पेशेंट ट्रिगर भी है, पेशेंट असिस्टेड भी है, मशीन भी ट्रिगर हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा लीक्स हो सकती हैं, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है, इस मोड का ये एक ड्रॉबैक. अब इनिशियल सेटिंग में हम क्या करते हैं, सजेस्टेड NIMV सेटिंग्स इन यूनिट्स आर इंस्पिरेटरी प्रेशर ऑफ 16 to 20, पॉजिटिव इन एक्सपायरेटरी प्रेशर ऑफ 4 to 10, इंस्पिरेटरी टाइम ऑफ 0.35 to 0.45 seconds, rate of 40 to 60 breaths per minute, and FiO2 adjusting to keep the saturation of 90 to 96. समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ये इसकी इनिशियल सेटिंग. अच्छा, NIMV has been shown to improve chest wall stabilization and synchrony, reduce work of breathing apnea and promote the better gas exchange. चलो, अब दूसरा एक मोड हमारे पास यूज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नेजल साई पॉजिटिव एयरवे प्रेशर इन यूनिट. जो आपको अभी वो मैंने वेंटिलेटर नहीं दिखाया था जो पहले वाला था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया, वही इसमें हम साई यूज करते हैं, ठीक है, और साई का काम क्या होता है वो अभी हम पढ़ें. So nasal positive airway pressure is a form of NIPPV used to assist spontaneously breathing infants in ICU. जो spontaneously breathing वो कर रहा है ना, उसको assist करने के लिए हम कौन सा मोड यूज करते हैं, कौन सा वेंट हम यूज करते हैं, so nasal positive airway pressure यूज होता है, ठीक है. Nasal positive airway pressure is non-invasive respiratory support techniques for neonates that provide a baseline CPAP of 4 to 6, interrupted by period higher pressure psi 2 to 4 cm H2O or higher to recruit alveoli and increase function residual capacity and improve compliance. क्या मतलब हुआ कि जो साय है ना, आपके पास इसमें क्या होगा, एक तो CPAP होगा, ठीक है, CPAP आपका हो गया. अब CPAP के अलावा आपके पास क्या होगा, CPAP हो गए, ठीक है, CPAP प्लस इसमें साय होगा, और ये साय कितना जो है ना आप उसमें सेट करते हैं, 2 to 4 CmH2O सेट करते हैं. सो CPAP आपकी ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करेगा, ठीक है, लेकिन आपका जो साय है ना, वो असल में क्या करेगा, अल्वेओलाई को रिक्रूट करेगा, आपके FRC को इम्प्रूव करेगा. समझ आ रही है. सो इट इज यूज, अच्छा साय का क्या मतलब होता है, डीप ब्रीथिंग. So it is used to reduce work of breathing and stabilize infant with respiratory distress syndrome. Either it is apnea या जो भी है उसको improve करने के लिए आप ये वाला मोड यूज करते हैं. अच्छा, साई के आपके पास फीचर्स क्या हैं. So the sigh is typically set 0.2 to 0.5 to 2 seconds duration. ठीक है, acting as a sustained inspiration to often collapse alveoli and prevent
माइक्रो अटेलेक्टेसिस, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करेगा, रिक्रूट करेगा। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। Advantages: it provides improved lung recruitment compared to standard CPAP, potentially reducing the need for invasive ventilation. It is particularly effective for decreasing a PaCO2 in RDS by improving। हाँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर लेट से आप PaCO2 को कम कर रहे हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ सीपैप नहीं लगाना, बल्कि आपने उसके साथ जो है ना किस चीज को सेट करना है, साई को भी सेट करना। ठीक है, क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है कि इट इज ऑफन यूज फॉर प्रीमेच्योर इन्फेंट इंक्लूडिंग वेट लेस देन 1500 ग्राम टू क्रिएट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड एपनिया। लिमिटेशन क्या है कि while effective it can cause CPAP belly, abdominal distension and require careful secure placement of nasal plume to avoid nasal damage similar to other invasive non-invasive। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, वही ये सारे एक दूसरे के साथ जो है ना वो मिल रहे हैं। अच्छा, अब नॉन इन्वेजिव नेजल हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन क्या चीज होती है, अब भी ये भी नॉन इन्वेजिव है, लेकिन ये एक अलग वेंटिलेशन यूज होता है। सो non-invasive nasal high-frequency ventilation in units combine high-frequency oscillation with nasal CPAP to provide superior CO2 removal and lung recruitment without intubation। अब इसका फायदा क्या है कि CPAP के साथ ये मिलके क्या करेगा, हाई ऑसिलेशन प्रोवाइड करेगा। तो जब ये हाई ऑसिलेशन प्रोवाइड करेगा तो आपके पास CO2 की रिमूवल भी हो सकती है, और इन दोनों का फायदा क्या होगा कि आप इंट्यूबेशन को अवॉइड। It is used as a rescue therapy for apnea or respiratory distress, typically with settings of 8 to 10 Hz frequency and 6 to 10 cm H2O mean arterial pressure। इनमें दो सेटिंग्स होते हैं, एक हर्ट्ज में होते हैं और इसमें एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 to 6 to 10 cm H2O होगी, और जो हर्ट्ज में होगी ना वो आपके पास 8 to 10 हर्ट्ज। क्लिनिकल एप्लीकेशन इसकी क्या है कि वो सारे पेशेंट जो आरडीएस के हैं, ठीक है, वो सारे पेशेंट जो प्रीमेच्योर एपनिया हो सकता है, वो सारे पेशेंट जो एक्सट्यूबेशन के बाद जो है ना री इंट्यूबेशन के चांसेस होते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, ये वाला मोड लगाते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि ऑफर बेटर CO2 क्लियरेंस देन कन्वेंशनल नेजल सीपैप। नेजल सीपैप भी आपके पास CO2 की रिमूवल करेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे बेहतर कौन होगा, हाई फ्लो ऑसिलेशन डिवाइसेस। ठीक है, कॉमन सेटिंग्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें आपने 6 to 8 CMH2 सेट करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अराउंड 10 हर्ट्ज, आपकी एम्पलीट्यूड आपका कितना होना चाहिए, 15 to 13 H2O, ताकि आपके पास इजीली जो है ना इसकी रिमूवल हो जाए। साइड इफेक्ट इसकी क्या है कि आपके पास एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है क्योंकि उसमें सीपैप है। दूसरी बात है कि आप इसमें जितने भी मतलब सेटिंग्स करते हैं ना तो उसकी वजह से भी बेली डिस्टेंशन हो सकता है। इसके अलावा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो उसमें ये फेल हो। ठीक है, इंटरफेसेस क्या है कि नेजल प्रोब के जरिए दे सकते हैं, मास्क के जरिए आप इनको लगा सकते हैं। हाँ, ये अगर आप अब वही दोबारा सीपैप और बाईपैप की तरफ आते हैं, जो ट्रेडिशनल सीपैप और बाईपैप है ना। अभी तो हम स्पेशलाइज्ड वो सीपैप और एनआईवी और हाई ऑसिलेशन डिस्कस कर रहे थे, अब हम ट्रेडिशनल की तरफ आते हैं। सो ट्रेडिशनली जो एडल्ट में हम यूज करते हैं वो तो ऑलरेडी सब कुछ आपको पता है, ये फिर आप पढ़ लो। इसमें ज्यादा मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये वही सारी चीजें हैं जो हमने एडल्ट में डिस्कस की हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम जो चीज डिस्कस करेंगे ना, ये अगर आप इसको देख लें तो इसमें क्या है, सिंगल ब्रेथ होता है, कांस्टेंट होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव में यूज कर सकते हैं, ये वही सारी चीज है, इसमें कोई नई चीज जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। तो इसको इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। हाँ, बाई लेवल का वो क्या होगा, वही सारी चीजें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो है ना वो आना है। सो सी पैप आप कितनी सेटिंग्स पे डालते हैं, 4 to 6 CmH2O पे आप प्रेशर सेट करते हैं, लेकिन आपका कोशिश ये होना चाहिए कि हम लोअर पे सेट। ठीक है, ऑफन इनिशिएटेड एट 4 CmH2O इन इन्फेंट, और अगर आपने टिट्रेशन करनी है तो वो आप इंक्रीज करेंगे फिर 1 के साथ।
इंटरवल टिपिकली 5 to 10 मिनट्स एज नीडेड। अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो आप टिट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बाइलेवल की आपने किस तरह की सेटिंग करनी है। सो आईपैप आपका जो है ना 10 to 12 होगा। ठीक है, रेंज आपका 10 to 20 होना चाहिए। ई पैप आप जो है ना कम सेट करते हैं, 5 to 6 जो है ना आपने सेट करना है। बैकअप रेट आपका क्या है कि शुड बी सेट फॉर न्यूरोमस्कुलर डिजीज सेंट्रल एपनिया टेलर टू द चाइल्ड एज अप्रोप्रिएट स्लीपिंग रेस्पिरेटरी रेट। बैकअप रेट आप इसमें सेट कर सकते हैं कि अगर लेट से पेशेंट जो है ना न्यूरोमस्कुलर डिजीज में है तो उसको कुछ ना कुछ बैकअप रेट मिलता है। ठीक है, राइज टाइम, फास्ट राइज टाइम इज जनरली प्रेफर्ड फॉर कंप्यूटर। इसमें राइज टाइम ये होता है कि आप जनरली इनिशियली आप क्या करते हैं, उसको जो है ना एक राइज के साथ प्रेशर देते हैं ताकि उसको डिलीवर हो जाए टाइडल बॉल। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, क्योंकि अब हम इन्वेजिव की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ रही है? अगर क्वेश्चन है भी तो वो लास्ट में कर लेंगे, लेकिन आपसे मैं ये सुनना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक मतलब बात समझ आई है कि नहीं है। जी यस फिर सर, आइए सर। चलिए अभी तक आ गई मतलब, है सर। चलिए कुछ कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एनआईवी डिस्कस किया है। अब हम क्या चीज डिस्कस करेंगे, कन्वेंशनल मैकेनिकल वेंटिलेशन। कन्वेंशनल मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या है कि आपके पास जो इन्वेजिव है, तो इन्वेजिव में कौन कौन से मोड यूज होते हैं और कौन कौन से नहीं होते और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं। तो इसके साथ, इसके लिए मैं आपके साथ एक आर्टिकल शेयर कर दूंगा, वो बेहतरीन आर्टिकल है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शंस है ना, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। सो कन्वेंशनल हमारे पास क्या चीज होती है कि न्यूनेटल एंड पीडियाट्रिक पेशेंट्स प्रेजेंट विद अ मल्टीट्यूड ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस दैट वारंट फंडामेंटली रेस्पिरेटरी अप्रोचेस, वेंटिलेटरी अप्रोचेस। अच्छा, अब इसको आप जरा देख ले कौन कौन से जो है ना इंडिकेशंस है जिसकी वजह से आपने इन्वेजिव वेंटिलेशन की तरफ जाना है। सो अगर आपके पास रेस्पिरेटरी फेलियर है, ठीक है, डिस्पाइट द यूज ऑफ सीपैप या एनआईपीपीवी आर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, तो फिर आपने इन्वेजिव पे स्विच होना है। ठीक है, अगर आपके पास रिस्पिरेटरी एसिडोसिस है, अगर आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन कम है, या आपके पास कोई एबनॉर्मेलिटी इन द फिजिकल एग्जामिनेशन है, वर्क ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा है, ग्रंटिंग है, नेजल फ्लेयरिंग है, टेकेपनिया है, स्टर्नल इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन है, या आपके पास पेशेंट पेल या साइनोप्टिक हो रहा है, तो उसमें आपने फिर क्या करना है, इन्वेजिव की तरफ जाना है। ये ऑलरेडी हम उधर भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर न्यूरोलॉजिकल अल्टरेशन है पेशेंट, ठीक है, सो अगर एपनिया वाला पेशेंट है, ठीक है, या इंट्राक्रेनियल हेमोरेज पेशेंट है, या कॉन्जेंटियल न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, तो इसमें आपने लगाना है। इम्पेयर रेस्पिरेटरी फंक्शन है, कंप्रेसेस द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें अगर आपके पास आरडीएस है, या मेकोनियम रेस्पिरेशन हुई है, या कॉन्जेंटियल एनोमलीज है, या आपके पास ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया है, ब्रोंकोलाइटिस है, कॉन्जेंटियल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है, या सिप्सिस है, तो इसमें आपने क्या करना है, कन्वेंशनल थेरेपी करना है, क्योंकि इसमें फिर सीपैप और ये सारे काम नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कार्डियोवास्कुलर फंक्शन में मसला है, सो परसिस्टेंट कार्डियोवास्कुलर पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ द न्यूबॉर्न, या पोस्ट रिसिसिटेशन स्टेट, ठीक है, या कोई कंजेंटियल हार्ट डिजीज है, या कोई शॉक हुआ है, या कोई पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इन्वेजिव की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हमारे हमारे पास जो है ना सिर्फ एक स्कोर ही यूज होता है, वो है एबगार स्कोर। सो अगर एबगार स्कोर आपके पास इन्फेंट में कम आ रहा है एंड दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इनिशियल रेसिसिटेशन एफर्ट, सो इट विल बी इंट्यूबेटेड। ठीक है, intubation and mechanical ventilatory support are usually necessary when an infant has been diagnosed with a congenital anomaly that are likely to interfere with the normal ventilatory function। देखें, अगर आपके पास एक पेशेंट congenital anomaly के साथ डायग्नोज हुआ है और उसको अभी जो है ना साइन एंड सिम्टम्स नहीं है और कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स आ गई है, तो आप उसको इंट्यूबेट करें, क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कोलैप्स होगा। हाँ, ये अगर आप देख लीजिए वही सारी चीजें हैं जो हमने अभी भी डिस्कस की, ये इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन इन द पीडियाट्रिक पेशेंट। ठीक है, तो अगर लेट से पार्शियल प्रेशर जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ये है, या कोई न्यूरोमस्कुलर इश्यूज हैं, या इंट्रिंसिक पल्मोनरी डिजीजेस हैं, या इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, तो ये सारी कंडीशन वो है जिसमें आप मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज करते हैं।
इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये सारे हम 2 महीने से यही सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास वेंटिलेटर्स यूज होते हैं पीडियाट्रिक्स के लिए। सो पीडियाट्रिक्स के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेंटिलेटर्स यूज होते हैं, लेकिन अभी जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ वेंटिलेटर्स हैं उसमें आपके पास एडल्ट और पीडियाट्रिक मोड्स दोनों होते हैं। ठीक है। सो करंट जनरेशन वेंटिलेटर आल्सो प्रोवाइड सेवरल चॉइसेस ऑफ मोड। हमारे पास कौन कौन से मोड है जो हम यूज कर सकते हैं? VCCMV, PCCMV, VCIMV, PCIMV, ये वही मोड है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस करी है, AC और VC और PC और PAC और वो सारे मोड्स। ठीक है। इसके अलावा आप इसमें PHV भी यूज कर सकते हैं और CPAP भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी जो हमारे पास मॉडर्न मोड्स आए हैं उसमें हमारे पास है DCIMV एंड DCPS, डुअल कंट्रोल मोड, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वो दोनों चीजों को जो है ना वो क्या करता है, अडॉप्ट करता है, पेशेंट के साथ वो अडॉप्ट करता है। ठीक है। सो ये आपके पास डुअल कंट्रोल मोड आ गए। अच्छा, अब ये आप देख लें, एक है आपके पास, अच्छा इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। इनिशियल वेंटिलेटरी सेटिंग फॉर इन्फेंट और चाइल्ड। ठीक है। सो मोड हमारे पास कौन सा है? ठीक है। सो अगर प्री मेच्योर न्यूनेट है और मोड ये है, ठीक है, सो हमारे पास रेट कितना हम सेट करेंगे, पीप कितना हम सेट करेंगे, इंस्पिरेटरी टाइम हम कितना सेट करेंगे, और पीआईपी कितना होना चाहिए। ठीक है, पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर। समझ आ गई कि नहीं है? अगर आपके पास न्यूनेट है, ठीक है, सो उसमें आप कितना रेट सेट करेंगे, आप कितना पीप सेट करेंगे, इंस्पिरेटरी टाइम कितना होना चाहिए, और पीआईपी कितनी। ठीक है। अच्छा, अब ये न्यूनेट और प्री मेच्योर के लिए, ये ये आपके पास न्यूनेट और प्रीमेच्योर का हो गया। अब इसकी तरफ आ जाते हैं, एक मिनट। हाँ, इसको आप जरा देखें। अब इसमें क्या है कि अगर आपने मोड जो है ना वो कौन सा सेट किया, वॉल्यूम कंट्रोल विद प्रेशर सपोर्ट। ठीक है। सो उसमें आपका ये रेट होगा, ये आपका पीप, ये आपके पास इंस्पिरेटरी टाइम, और आपका पीआईपी। अब इसमें आपने ख्याल रखना है कि 16 to 18 इन इंक्रीज आईसीपी एंड 18 to 25 इफ लो कंप्लायंस। और अगर आपके पास एडोलेसेंट वाले हैं, सो वो तो ऑलरेडी आपको पता है क्योंकि आप लोग सीनियर रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, तो इसको हम डिस्कस नहीं करते ताकि हम यूनिट पे फोकस करें। ठीक है। सो ये इनिशियली मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि कौन कौन सी सेटिंग्स आप इसमें करते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स। अच्छा, अब FiO2 को हम क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि पेशेंट की टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि 0.6 से जो है ना हम हायर ना जाए। PO2 should be maintained above 50 mmHg in infants and above 70 mmHg in the pediatric patient। अब समझ आ रही है कि pediatric patient में हमने PO2 कितना मेंटेन करना है और इन्फेंट में कितना। But clinicians often accept lower limits, especially when a patient is an oxygenation fail to improve despite high PA pressure। जब आप ज्यादा देते हैं लेकिन तब भी जो है ना वो नहीं हो रहा, FiO2 भी आप ज्यादा दे रहे हैं, प्रेशर भी ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास FiO2 सॉरी PO2 इंप्रूव नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप लिटिल बिट कम पे भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, वॉल्यूम कंट्रोल मोड, अब ये वही जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वही सारे। ठीक है। तो इसमें क्या है, वॉल्यूम कंट्रोल या वॉल्यूम टारगेटेड वेंटिलेशन इज प्रेफर्ड टू इंश्योर कंसिस्टेंट टाइडल वॉल्यूम एंड अवॉइड बैरो ड्रॉप। कितने टाइडल वॉल्यूम को हम सेट करते हैं? 4 to 6 ml per kg फॉर यूनिट एंड 6 to 8 ml kg फॉर pediatric patient। ठीक है। इफ a significant leak exists around the endotracheal tube, up to the 10 to 12 ml may be needed। ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट कितना होगा? 30 to 60। पीप आपका न्यूनेट्स में 4 to 6 एंड पीडियाट्रिक में 3 to 5। इंस्पिरेटरी टाइम कितना होगा? ये ऑलरेडी हम जो है ना उधर वो डायग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं। FiO2 आपका प्रीवियस लेवल ऑफ 40 to 60 आपका होना चाहिए टिपिकली। टिपिकली आपका जो SpO2 है वो 94 से अब होना चाहिए। ठीक है। और प्रेशर लिमिट आपका जो सेफ्टी सेटिंग्स है वो कितने होने चाहिए? ये 30 cm H2O और 5 to 10 cm H2O above the observe। ठीक है। तो वो जो टेबल हमने बनाया है ना उसको आप देख लें तो आपको आसानी हो जाएगी।
अच्छा, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में हम कितना प्रेशर सेट करते हैं, तो 4 to 10 cm ऑफ H2O हम सेट करते हैं। अगर आप प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन लगा रहे हैं तो ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि आपके पास रेजिस्टेंस ओवर कम हो। अब आ जाते हैं प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन की तरफ। तो ये मोस्ट कॉमन मोड है एंड वाइडली यूज्ड है हमारे पास यूनिट्स में। सो वाइडली यूज, ये डुअल मोड है। So a widely used form of dual control ventilation in neonates and pediatric patient is pressure regulated volume control. Used commonly in patient with a CMV or IMV breathe times, tidal volume frequency, PEEP and I time, and a preset of the operator. ठीक है। सो ये असल में मोस्ट कॉमन मोड है जो सेट होता है किस चीज में, पेशेंट। अब हमारे पास जो लास्ट चीज आ रही है ना वो ये है कि लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज हमारे पास कन्वेंशनल वेंटिलेशन में कौन सी होनी चाहिए। इसके बाद एक और चीज रह जाएगी, हाई ऑसिलेशन थेरेपी। सो वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने घबराना नहीं है, ठीक है। As mentioned previous section, avoiding or limiting the amount of time in a patient exposed to invasive ventilation is the primary means of avoiding VILI। क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक पेशेंट है तो कोशिश करें कि जल्दी से उसको जो है ना एक्सट्यूबेट कर दें। समझ आ गई। Premature neonates are particularly susceptible to developing VILI because the lungs are fluid-filled and critically underdeveloped. The lack of mature surfactant. Additionally, the pliable chest wall of neonate is less able than the ossified chest wall is larger pediatric patients to limit lung overinflation। क्या मतलब हुआ इसका कि हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम जल्दी से इस पेशेंट को एक्सट्यूबेट करें ताकि हमारे पास कोई इशू पहले से ना बढ़े। दूसरा हमारा मकसद क्या होगा या हम कैसे जो है ना इसको वो करेंगे। अवॉइड रिपीटेटिव ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्मॉल एयरवे ताकि आपके पास एटेलेक्ट्रोमा ना हो। लिमिट ओवर इन्फ्लेशन ड्यूरिंग इनहेलेशन ताकि आपके पास वॉल्यूट्रोमा ना हो। रिड्यूस गैस ट्रैपिंग ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ऑटो पीप को आपने जो है ना वो जनरेट नहीं होने देता। और एलिवेट पल्मोनरी इन्फ्लेशन, अगर आपको याद हो हमने मेरे ख्याल में कल डिस्कस किया था ना, बायोट्रोमा, अटेलेक्ट्रोमा, ये सारी चीजें हमने मेरे ख्याल में डिस्कस की हुई थी। नहीं, मेरे ख्याल में आपकी क्लास नहीं थी, मेरे ख्याल कल हमने डिस्कस किया था। नहीं, वो आपकी असल में क्लास नहीं थी। चलिए छोड़ देते हैं, अगर आपकी क्लास थी भी तो आपको तो फिर आता होगा। लेकिन आपके पास लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन यही है। अच्छा, अगर आपने लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन का एक टेबल देखना है ना, सो वो आप इसका इसमें मैं पेज नंबर डाल दूंगा। ये असल में यूनिट्स का एक वो है, पेज नंबर मैंने नहीं डाला, पेज नंबर मैं इसमें डाल दूंगा। सो फिर आपके साथ में शेयर कर दूंगा। असल में उसमें एक टेबल है। वो टेबल इतना लॉन्ग है कि वो स्लाइड भी नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने आप यहाँ पे मैं रेफरेंस डाल दूंगा, वो टेबल आप उधर से देख। अच्छा जी, अब आपके पास लास्ट जो चीज आ रही है वो है हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन, ठीक है। मेरे ख्याल में हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं ताकि बीच में ये चीज कम ना हो और बीच में ये चीज खत्म ना हो, ठीक है। बस उसके बाद ये खत्म हो जाएगी, ये आपका लास्ट टॉपिक हो। मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल हो यहाँ तक तो हमारे पास 4 मिनट है, इसमें कर ले, फिर इसके बाद दोबारा सेशन कंटिन्यू करेंगे और हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी, अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो अभी कर लें। मेरे ख्याल में सब सो रहे हैं।